मंच की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आर.पी. राय जी, आज की वक्ताओं में डॉक्टर किरण राय जी, इस कार्यशाला को इस भव्य स्वरूप में लाने के लिए और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी और ये भागीरथी प्रयास जो वेद और लॉ को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर अनूप पांडे जी एवं आप सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़, हमारे साथी। बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है कि धर्म को हम लॉ से कनेक्ट करें। अभी जो सीधा था ना वो उल्टा हो चुका है, और उल्टे को पुल्टा करना जब पड़ेगा तभी कुछ उल्टा पुल्टा निकलकर कुछ नया आएगा। क्योंकि जब तक उसको उल्टा पुल्टा नहीं करते तब तक चर्चा ही नहीं शुरू होती। चर्चा शुरू करने के लिए एक विषय चाहिए। आज यहाँ हमने चर्चा शुरू की है। शुरुआत आज के मॉडर्न लॉ से करते हैं और फिर इसको पीछे से कनेक्ट करते हैं। हम जब इस नए मॉडर्न लॉ पर आए तो अभी एक फिलहाल जजमेंट हुआ राम मंदिर का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने शुरुआती शब्दों में कहा, द डिस्प्यूट ऑफ दिस टेम्पल इज एज ओल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। यहां से शुरू किया उसने जजमेंट। यानी कि ये जो हमारी फिलॉसफी है, आज के जितने भी डिस्प्यूट हैं ये तब से हैं जब से भारत की परिकल्पना शुरू होती है, और भारत की परिकल्पना के बगैर भारतवर्ष में कोई विधि नहीं चल सकती। भारत की परिकल्पना के बगैर भारतवर्ष में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। क्योंकि आप संसार में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चलेंगे, जब भी कोई विधि बनाने चलेंगे, तो मुझे एक बात ये बता दीजिए कि हमारे स्वभाव में जो चीज ना हो उसके विरुद्ध उसको कैसे विधि में संजोया जा सकता है। विधि बनेगी मेरे लिए या मैं विधि के लिए बनूंगा, यह सोचने की बात है। तो जो हमारी संस्कृति संस्कार डेवलप किए हमारे पूर्वजों ने, उसके अनुरूप ही विधि बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है। जब हम कहते हैं कि एनी इंटरप्रिटेशन मस्ट नॉट बी अगेंस्ट, एनी लॉ मस्ट नॉट बी अगेंस्ट the basic structure of the constitution. Now the question is this, that what is the basic structure of the constitution? So in the several judgments, honorable Supreme Court said that basic structure depends on the public policy of the country. अब बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने खूब पढ़ा, 13 जजों की बेंच ने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर भी कैसे पता लगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लाइक एसआर मुंबई में उसने कह दिया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। नो डाउट इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आ गया भाई, भारत में सेकुलरिज्म कैसे आ गया? बहस तो आज भी चल रही है कि साहब इस्लाम ने 800 वर्ष शासन किया, हिंदुइज्म ने ऐसा किया, पता नहीं क्या क्या, क्रिश्चियनों ने शासन किया। बहुत सारी बहसें चल रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करता है तो वो ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ठीक बात नहीं है। सो व्हाट इज द धर्म? धर्म को वो डिफाइन करता है सबसे पहले पेरुमल के जजमेंट में, और कहता है एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर संस्कृति में जो वे ऑफ लाइफ है, वो वे ऑफ लाइफ धर्म है, और वही हिंदुइज्म है, ऐसा वो बाद में कह देता है। अब ये हिंदुइज्म क्या सेकुलर खुद में है या ये कोई रिलीजन है? तो हमारे यहां तो एक ही मंदिर में हम 100 देवताओं की पूजा कर लेते हैं। कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई बृहस्पति को, कोई शुक्र को, कोई शुक्र को 3-3 देवी देवता अलग अलग पूज लेते हैं, और एक को प्रसाद चढ़ाते हैं और बाकी को भी साथ में पूज लेते हैं। कोई समस्या नहीं। अगर रिलीजन को जब डिफाइन करेंगे तो मेरी पार्टिकुलर जो पूजा पद्धति है वो कहीं प्रिवेल नहीं करती। हिंदुस्तान में पूजा पद्धति इज द सेकेंडरी, बट द धर्म इज द प्राइमरी थिंग, एंड धर्म प्रिवेल्स ओवर द रिलीजन। अब कुछ विद्वान उसमें अलग अलग तरह से कहते हैं कि रिलीजन इज द पार्ट ऑफ धर्मा, रिलीजन इज आउटसाइड ऑफ द धर्मा। वो अलग अलग विषय विद्वानों का है, ये बीएचयू वाले खूब अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन जो हम समझ पाए कोर्ट में और लीगल सिस्टम में वो ये है कि
जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है वे ऑफ लाइफ दैट विल प्रिवेल, और वे ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज इन पब्लिक पॉलिसी। तो वो पब्लिक पॉलिसी के बेस पर बेसिक स्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी, वे ऑफ लाइफ इंडिया, और इंडिया का कॉन्सेप्ट है। अब ये इंडिया के कॉन्सेप्ट के बगैर भारतवर्ष में जन्म लेने वाला किसी भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति अगर भारतवर्ष में जन्म लेकर यह कहता है कि मैं यूरोपियन लॉज को यहां पर पूर्ण रूप से लागू करवाऊंगा, तो 100 वर्ष लगते हैं। 100 वर्ष कैसे लगते हैं? सबसे पहले 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग ने यह शुरू किया तो उसने एक जेंटूस लॉ बनाया। 11 पंडित बुलाए, हिंदुओं के लिए कहा कि भाई हिंदुओं के जो भी जजमेंट होंगे आप उस पर कुछ करिए। तो जेंटूस लॉ बना, उस पर बहुत कुछ सेक्शंस में, चैप्टर्स में, सेक्शंस के बाद फिर वो पैराग्राफ्स में और ऐसे करके बांटा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब हिंदुस्तान में हमने कानून लागू करना है, जो कानून ब्रिटेन में बना है हिंदुस्तान में लागू करें कैसे? क्योंकि कानून जिसके ऊपर आप लागू करेंगे उसके लिए कानून का समझना और कानून को स्वीकार करना भी आवश्यक है। अगर आप कानून को स्वीकार नहीं करेंगे तो किसके लिए कानून बनेगा? रूलर तभी रूल कर सकता है जब हम स्वीकार कर लेंगे, या अधीनता स्वीकार करें या उसका सदाचार स्वीकार करें। वो कहते हैं कि भाई उस समय जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने शुरू किया तो विरोध कर दिया। कुछ जो मुस्लिम उनके एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ कानून में अभी तक जो हम शासन करते आए उसमें हमने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा, हमारे पास अगर डिस्प्यूट आया तो हमने इस्लामिक कॉन्सेप्ट से उसको डिसाइड किया, इसलिए हमारे पास डिस्प्यूट आता ही नहीं। अब उनके कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं जाता, मतलब रॉयल कोर्ट जो बनी हुई है जैसी भी है उनके पास डिस्प्यूट नहीं जाता, तो फिर हम कैसे गवर्न हो रहे हैं? हम कहीं ना कहीं से तो गवर्न हो रहे हैं ना, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो है। तो जो हमारे लिए कुछ ना कुछ है वही धर्म है, और वो धर्म हमको जोड़ता है, हमको बांधता है। द होल कॉन्सेप्ट इज दिस ऑफ दिस यूनिवर्स इज द धर्म। तो उस धर्म को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाद में जब 1772 से लेकर 64 तक ये व्यवस्था चली और जब मैकाले आया फर्स्ट लॉ कमीशन बन के और उसने घूमना शुरू किया, तो मैकाले की रिपोर्ट से भारतवर्ष को बहुत अच्छे से जाना जा सकता है, जो उसने अपनी पार्लियामेंट में रखवाई। अगर भारत को सही मायनों में अंग्रेजों ने जो पढ़ा, तो जैसा सर ने कहा हेनरी मैन ने एंशिएंट फिलॉसफी पर पूरे वर्ल्ड में उसने रिसोर्सेस ढूंढे और ओल्ड या एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी को भी ढूंढा, पैटर फैमिली और ये वो सब किया। लेकिन मैकाले जो कहता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता है, और प्रैक्टिकल अप्रोच में मैकाले ये कहता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम आया, मुझे एक भी भिक्षु नहीं मिला। यहां पर महाविद्यालय हैं, यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं, 72 प्रकार की यहां पर रिसर्चें होती हैं, सब्जेक्ट चलते हैं, मेटलर्जी, खगोल शास्त्र, पता नहीं क्या क्या। अब वो जो रिपोर्ट रख रहा है स्मिथ, उससे पूछते हैं लोग कि भाई फिर फाइनेंस कहां से आता है? तो कहता है कि फाइनेंस कहां से नहीं आता, फाइनेंस तो वहां मुगल सरकार बैठी हुई थी और फाइनेंस वहां कहीं से नहीं आता, लोग खुद मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज कर लेते हैं? गांव में या इलाके में गुरुकुल होता है, जिसकी जो समस्याएं होती है वो गुरुकुल का जो कुलाधिपति है उसके पास जाता है, वो 2 मिनट में सॉल्व कर देता है। अब वो 2 मिनट में सॉल्व कैसे कर देता है? क्यों कोई स्वीकार करे उसकी बात? उसकी बात स्वीकार करने के लिए जो स्वीकार करने वाला है पहले वो उसको स्वीकार करे, उसकी फिलॉसफी को स्वीकार करे, जिस फिलॉसफी से वो बंधा हुआ है वो फिलॉसफी मुझे भी स्वीकार हो। जब तक ऐसा नहीं हो सकता तो मैं किसी बड़े की बात, पंचायत की बात क्यों मान लूं, जब कोर्ट हमारे पास बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि साहब उस कोर्ट ने ये कह रखा हो द डिसीजन ऑफ द पंचायत और डिसीजन ऑफ दिस पर्सन इज बाइंडिंग ऑन यू। तो हमें कहीं ना कहीं उस पूरे कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है कि कैसे आया। मैकाले ने एक लैक्स लोसी कमीशन लॉन्च कर दिया। लैक्स लोसी कमीशन ने कह दिया कि कैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजी लॉ लागू होगा, इस पर सोचना पड़ेगा। अब कैसे लागू हो? 1834 की रिकमेंडेशन 1860 में मानी गई, जिसमें आप आईपीसी लेकर आए सबसे पहले, या पुलिस एक्ट लेकर आए। अब वो कहता है कि हिंदुस्तान ऐसा है, यहां पर शासन नहीं किया जा सकता, यहां डिस्प्यूट होता ही नहीं है।
और हम बार बार कहते घूमते हैं कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम धार्मिक रूप से ऐसे बंध जाएं, सोसाइटी को ऐसा बना सकते थे, बना लिया हमारे पूर्वजों ने, तो क्यों हमको प्रिवेंशन की जरूरत पड़ गई, क्यों पीनल लॉस की जरूरत पड़ गई? इसलिए पीनल लॉस का कॉन्सेप्ट हमारे पूर्व इतिहास में बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, मनु से शुरू करता है या चाणक्य कुछ डालता है। उससे पहले हम धर्म की बात करते हैं, आचार की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, और आज भी अपने न्यायालयों को हम व्यवहार न्यायालय कहते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो। व्यवहार तो एजुकेशन की चीज है कि हम अगर व्यवहार सिखा दें, छोटे से बच्चे से सिखाना शुरू करते हैं, और वो छोटा सा बच्चा जो सीखना शुरू करता है वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। उसको बचपन में काटना सिखा दोगे तो काटना उसके लिए आसान है, और बचपन में पूजा पाठ सिखा दोगे तो वो आसान है, बचपन में उसको संस्कारित कर देंगे तो वो उसके लिए आसान है। जिस माहौल में वो जिस फिलॉसफी के साथ बढ़ेगा, अपब्रिंगिंग होगी, वो फिलॉसफी उसके दिमाग पर बैठ जाएगी। और सेल्वाइजेशन, खुद में अपने आप में कैसे हम आत्मनियंत्रित हों, कैसे हमारा फेथ हो, क्या हो, इस पर हम फिलॉसफिकल बातें करते आए। अब उसको कनेक्ट करना है पीछे से। आज का जो राइट्स प्रिंसिपल है, संसार में दो ही प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं, हालांकि बीच का रास्ता भी सामान्य निकालता है, और वो कहता है कि देयर इज नो ड्यूटी विदाउट राइट्स, लाइक देयर इज नो हस्बैंड विदाउट वाइफ। तो कहते हैं जैसे राइट के बगैर ड्यूटी नहीं और ड्यूटी के बगैर राइट नहीं है, जैसे पति के बगैर पत्नी नहीं, पत्नी के बगैर पति नहीं, किसका पति? पत्नी नहीं तो। वैसे ही वो कहता है कि राइट और ड्यूटी साथ साथ चलते हैं। आज का जो हमारा लॉ है वो इंग्लिश लॉ के बेस्ड पर हम राइट ओरिएंटेड लॉ बना बैठे। लेकिन क्या राइट बिना ड्यूटी के हो सकता है? यह दूसरा सवाल है। अब हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वो क्या राइट ओरिएंटेड सोसाइटी को निर्माण करते हैं या ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी को निर्माण करते हैं? वो सदाचार किसको कहता है, वो आचार किसको कहता है? तो जब वो कहता है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, अब हमारा कर्तव्य कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा हो, तो हमने कहा वो धार्मिक होना चाहिए। कैसा धार्मिक होना चाहिए? जैसे सूर्य का धर्म है, जैसे पृथ्वी का धर्म है, जैसे नदियों का धर्म है, जैसे वायु का धर्म है, जैसे पति का धर्म है, जैसे पत्नी का धर्म है, सबका धर्म बता दिया हमने कहीं क्या हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में विद्वान लोग बैठे हैं, वो शायद अच्छा जानते होंगे, क्या हमने उन स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी ऐसा प्रिवेल किया है द पर्सन हस्बैंड हैविंग द राइट ओवर द वाइफ, वाइफ हैविंग द राइट, सूर्य हैविंग द राइट, एंड मून हैविंग द राइट, नदी का राइट है, पृथ्वी का राइट है, पेड़ का राइट है, पौधे का राइट है, इसका राइट, उसका राइट? हमने सब कुछ धर्म के साथ ड्यूटी ओरिएंटेड बना दिया। अब ये राइट ओरिएंटेड को थोड़ा साइड रखें और ड्यूटी ओरिएंटेड समाज बना लीजिए। वो अपने परिवार में हमको मिलेगा। हम अपने परिवार में गए, और परिवार में जाने के बाद माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप हैं, परिवार है, वो सब सेक्रीफाइस की फिलॉसफी पर चलते हैं, सब सेक्रीफाइस पर चलते हैं। और कैसे सेक्रीफाइस? बच्चे ने जिद की तो माँ सेक्रीफाइस कर जाती है, फादर सेक्रीफाइस कर जाता है, पति की पत्नी सेक्रीफाइस कर जाती है। यानी कि वो सब अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हम अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करें अगेंस्ट माई वाइफ, अगेंस्ट माई सन, अगेंस्ट माई डॉटर, अगेंस्ट माई रिलेटिव्स, अगेंस्ट माई अदर पर्संस, अगेंस्ट जो आगंतुक हैं उनका, जो दरवाजे पर आया वो, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो, जो मेरे जानने वाले हैं वो, जो मेरा पेड़ है उसके प्रति हमारा क्या है, जो हमारी साइकिल है उसके प्रति क्या है। आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें साइकिल भी नहीं लेकर आते हैं तो हम उस पर आरती करते हैं। कहने के लिए निर्जीव है, लेकिन उपयोगितावादी है। हम जब भी प्रिंसिपल बनाते हैं तो कहते हैं इसका उपयोग मेरी लाइफ पर है, दैट इज एन वे ऑफ लाइफ। इसका उपयोग मेरे साथ है, इस ब्रह्मांड में ये जो कुछ भी बना हुआ है इसका उपयोग मेरे साथ है। इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। मेरी अपने पेड़ों के प्रति कुछ ड्यूटी है, मेरी नदियों के प्रति कुछ ड्यूटी है, मेरी पानी के प्रति कुछ ड्यूटी है, मेरी खेतों के प्रति कुछ ड्यूटी है, मेरे घर के प्रति ड्यूटी है, मेरी साइकिल के प्रति ड्यूटी है। अब जब ऐसा ड्यूटी ओरिएंटेड आप फिलॉसफी पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, so where is the point and where is the space for dispute between the parties? इन पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट का स्पेस कहां है, जगह कहां है? क्योंकि हम
इस हद तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं कि मैं ये कहता हूं मेरी ड्यूटी है, इनका जो है वो ये जाने, इनको परमात्मा देखेगा, इनका ईश्वर जो करना है वो करेगा, इनको भगवान देखता है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं क्यों गलत हो जाऊं? मेरी ड्यूटी है, मैं अपना काम ऐसे परफॉर्म करूंगा, ये मैंने तय किया है। जब हमने तय कर लिया है, हमारे संस्कार ऐसे होगा कि ये मेरा कर्तव्य है, अब इस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए संसार की कोई भी चीज, हम तो वो लोग हैं जो पृथ्वी पर बैठकर शनि की पूजा करते हैं। हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं, उनको पितरों को जमीन से पानी देते हैं। हमारी ड्यूटीज है, हम याद रखते हैं कि हमारी ड्यूटी है। हम सूर्य वहां है इतनी दूर हमसे, लेकिन हम उसको अर्घ देते हैं। उसके साइंटिफिक रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने समर्पण भाव पैदा कर दिया। इस समर्पण भाव के आधार पर हमने पूरी सोसाइटी डेवलप कर दी, और संसार में सिर्फ एक कंट्री ऐसा बचा, इन कारणों से वो आज भी जीवंत है। नहीं, 2000 साल पहले संसार में कौन से कंट्री का कौन सा रिलीजन था, कौन सी फिलॉसफी थी, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि आक्रांताओं ने क्या किया कि उसका बेसिक जो खुदी हुई नींव थी वो भी उखाड़ कर फेंक दी कि ये याद ही नहीं आना चाहिए। 1500 साल पहले खाड़ी में क्या होता था किसी को पता नहीं है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1500 साल हुए। लेकिन हम एक ऐसे हैं जो सनातन समय से अभी हम चल रहे हैं। उसका कारण हमारी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने बनाकर रखा। और इवन 800 वर्ष जब परतंत्रियों का शासन हमारे ऊपर हुआ, तो हमने उनकी रॉयल कोर्ट में जाना भी पसंद नहीं किया कि हम मुकदमा करें, हमें आपस में डिस्प्यूट हो गया तो इनकी कोर्ट में जाएं। ये वॉरेन हेस्टिंग अपने उसमें लिखता है, कहता हमसे तो जब मैंने इसको लागू किया तो हमसे ये कहा गया कि भाई ये तो आते ही नहीं हमारे पास कोई डिस्प्यूट लेके, और अगर हमारे पास आएंगे तो मेरे पास ये लॉ है, हम इसके तहत डिसाइड कर देते हैं, ये आते ही नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि ये 11 पंडितों को बुलाकर और ये ढूंढवा रहे हो कि ये कैसे गवर्न होंगे, वो कैसे गवर्न होंगे? मैं इसका विरोध करता हूं। कंपनी सरकार कह रही है नहीं हमने तो ऐसे ही करना है, इसलिए कुछ मौलवियों का एक ग्रुप बनाया और कुछ हिंदुओं का एक ग्रुप बनाया और बनाकर उनको कंट्रोल करना शुरू किया। अब सोचना इसके आगे चाहिए हमको कि सोसाइटी जब ट्रांसफॉर्म हो रही, बदल रही है, वहां से यहां जा रही है। दोनों प्रकार की सोसाइटीज में कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करेंगे तो शायद हम बेटर कर पाएंगे। अब इस समय की जो सोसाइटी अंग्रेजों ने जो डेवलप की, वो राइट ओरिएंटेड सोसाइटी डेवलप कर दी है। अब हमें क्या देखने को मिलता है? हमें चाहिए ये, हमें चाहिए वो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है देश में। किस बात के लिए चल रहा है? बिकॉज वी हैविंग द राइट। वो कह रहे हैं हमें राइट है, मैं राइट ओरिएंटेड सोसाइटी में मैंने जन्म लिया, इसलिए मुझे राइट है और इस राइट के तहत मुझे ये चाहिए। और कमाल की बात तो यह है कि जब हमने संविधान बनाया तो ड्यूटियां लिखी नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल डिपार्ट कर रहे थे उस सोसाइटी से, इस सोसाइटी को अडॉप्ट कर चुके थे। और ऐसा नहीं है बहुत समय हुआ था, 1860 से सिलसिला शुरू हुआ था 1947, बहुत समय नहीं हुआ था, 80-85 साल हुए थे केवल। 80-85 साल बाद जब हमको स्वतंत्रता मिली तो हम रिवर्स मारने की बजाय हम उसी वे पर चल दिए और राइट ओरिएंटेड सोसाइटी को ही हमने दे दिया हिंदुस्तान को। नतीजा यह है कि आज की तारीख में हम जिससे बात करते हैं वो कहता है ये तो मेरा अधिकार है, कुछ करना भी है क्या? उससे पूछो कुछ करना भी है क्या, तो कहता नहीं नहीं करना नहीं, पहले मेरा अधिकार। अब अधिकार खेलोगे तो क्या होगा भाई? अधिकार खेलेंगे तो फिर झगड़े होंगे, और ड्यूटी अगर हम खेलने लगे तो क्या होगा? जैसे एक सभ्य परिवार जीवन पूरा व्यतीत कर देता है, लोग कहते हैं इनके घर में तो एक चूंटी का भी झगड़ा नहीं होता। इतने भले लोग हैं। क्यों भले लोग हैं? सब अपना अपना कर्तव्य मानते हैं कि मेरा यह कर्तव्य है, और एक दूसरे के कर्तव्य इस लेवल पर ले जाते हैं कि प्रिवेल करता है एक दूसरे का। कहते हैं मेरा कर्तव्य प्रिवेल करेगा, आप कैसे करेंगे? मैं क्यों नहीं करूंगा? काम करने के लिए झगड़ा करते हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा, आप कैसे कर सकते हो? आप बड़े हो, कहता आप छोटे हो, कहता आप नाजुक हो, कहता आप बूढ़े हो, कुछ ना कुछ हम करते हैं, लेकिन हम करने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे परिवार में झगड़े कैसे हो सकते हैं? और जब हम
हेनरी मेन की बात करते हैं तो हेनरी मेन उस सोसाइटी को कहता है, सबसे पहले पाटर फैमिली से फिर हम विलेज कम्युनिटी पर गए, विलेज कम्युनिटी से फिर हम प्रांत उस पर गए, जनपद पर, जनपद से हमने प्रांत और प्रांत से हमने देश बनाया। तो कहां से लॉ शुरू होगा? एंशिएंट फिलॉसफी को देखेंगे तो लॉ शुरू होता है मुझसे, और आज लॉ शुरू होता है पार्लियामेंट से। मेरे लिए आता है। और एंशिएंट सोसाइटी में लॉ हमसे शुरू होता है। सबसे पहले मुझे बताया क्या कि ज्ञान मार्गी होना अच्छा। अब ज्ञान कहां मिलेगा? श्रुतियों में मिलेगा, स्मृतियों में मिलेगा, आगे आपको उपनिषदों में मिलेगा, बाद में पुराण आ गए उनमें मिलेगा। नहीं समझ में आया तो फिर हमारे पास महाग्रंथ है जिसमें एक भगवान का पूरा नर से नारायण बनाया हमने, और नर से नारायण बनाते समय पूरी एक जीवंत कथा लिखी। 2 प्रकार की जीवंत कथाएं नर से नारायण की हिंदुस्तान में चलती हैं। एक वो जो पूर्ण समर्पण पर चलते हैं, लेकिन लंका विजय करने के बाद भी उसको उनको ही देकर आते हैं, कहते हैं इस पर मेरा राइट नहीं है, मेरा कर्तव्य था वो हमने निभा लिया है, मेरा इस पर राइट नहीं है, मुझे अयोध्या ही वापस जाना है, वहीं पर है सब कुछ। मेरे धर्म ग्रंथ ये अनुमति नहीं देते कि मैं इस देश पर शासन करूं। और दूसरा, जब परिवार में झगड़ा नहीं है, परिवार में झगड़ा कैसा नहीं है कि राम मां की आज्ञा को मानकर, उनकी इच्छा को मानकर आज्ञा मानते हैं और चले जाते हैं, और भरत अपने भाई को यह मानकर करता है कि नहीं यही है, मैं कैसे हो सकता हूं, और गद्दी खाली रहती है और 14 वर्ष तक जमीन पर लेटते हैं। एक तो वो इलस्ट्रेशन है जहां परिवार से कानून शुरू हुआ, और परिवार से कानून शुरू होकर, परिवार की व्यवस्था शुरू होकर, और वो चरम पर गई, इसलिए हमने नर से नारायण वहां पर बनाए। दूसरी व्यवस्था वो है जिसमें परिवार में झगड़े हुए हैं, और ऐसे परिवार में झगड़ा हुआ जब महाराज भरत ने अपने बेटों की बजाय शंतनु को राजा बनाया, अपने सारथी के बेटे को राजा बनाया। घर में प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले राजा हूं। और महाभारत का शांति पर्व अगर पढ़ेंगे तो उनमें कहा है कि रूलर्स का रूलर धर्म है। रूलर्स के ऊपर अगर कोई रूल कर सकता है तो वो धर्म है, इसलिए धर्म का पालन करने के लिए हर एक व्यक्ति को काम करना है। और वो कहते हैं मेरा राज धर्म है, मेरा तो सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैं पिता का धर्म मेरा सेकेंडरी है, राज धर्म मेरा प्राइमरी है। और राज धर्म ये कहता है कि एक योग्य व्यक्ति ही बैठना चाहिए गद्दी पर, क्योंकि इस देश देशांतर को हमको, इस देश को, इस राष्ट्र को हमको बचाना है, इसलिए योग्य व्यक्ति ही चाहिए। और मेरी नजर में जो मेरे संपर्क में योग्य हैं वो मेरे बेटों से ज्यादा योग्य मेरे सारथी का बेटा है, इसलिए महाराज शांतनु को हम सीट पर बिठाएंगे। मूल इस प्रकार के बनाए कि शांतनु सम्राट होते हुए अगर कहीं जंगल में जाएंगे, उनको एक युवती पसंद आ गई तो उसके सामने आग्रह करते हैं, और वो कहती है कि अगर आपका बेटा राजा बनने वाला है, आपका एक बेटा हो चुका है, राजा बन सकता है देवव्रत, इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते। तो राज सम्राट था। आज के सम्राट खाड़ी में तमाम बैठे क्या करते, सोच सकते हैं। या 800 वर्ष यहां पर 1000 वर्ष शासन हुआ, वो सम्राट क्या करते? सम्राट घर चला आता है और चुपचाप एक अंधेरी जिंदगी में जीने लगता है। देवव्रत को लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये जंगल गए थे, वहां से लौट कर आए, बड़ी समस्या है। वो ढूंढते ढूंढते उस युवती के पास जाते हैं, बताओ समस्या क्या है। तो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, राजकुमार है, और भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं देवव्रत, और कहते हैं नहीं, पिता, मेरा धर्म है कि पिता संकट में ना रहे, ये मेरा धर्म है, दैट इज माई ड्यूटी, कि मेरे पिता को कोई कष्ट है वो कष्ट में निवारण करो। और पिता क्या कह रहा है? पिता कह रहा है मेरा धर्म है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र ही बैठेगा गद्दी पर, वो सर्वदा योग्य है, वो हर हालत में योग्य है, और योग्य है तो उसको गद्दी पर बैठना चाहिए, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। यह मूल स्थापित किए धर्म से। अब वो परिवार में बाद में धृतराष्ट्र को कुछ और समझ आ गया, विधर्मी हो गए, तो भगवान ने जब अवतार लिया और उन्होंने कहा धर्म युद्ध करना पड़ेगा। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध मतलब का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ,
कानून की, विधि की सत्ता स्थापित करनी ही पड़ेगी। अगर विधि की सत्ता स्थापित ना करी तो ये देश जो है वो बिखर जाएगा, ये भरतखंड बिखर जाएगा। इसलिए कानून की सत्ता स्थापित करने के लिए 1 करोड़, वो 136 करोड़ लोग अगर महाभारत कहती है हमने मारे उस समय, तो 136 करोड़ का बलिदान करेंगे, लेकिन धर्म की स्थापना कर रहेंगे। धर्म की स्थापना अगर उस समय भगवान राम ने ना की होती, धर्म की स्थापना अगर उस समय महाभारत में ना हुई होती, तो शायद हम यहां बैठकर इस पर चर्चा ना कर रहे होते, हमें याद भी ना होता कि यह क्या हुआ था। क्योंकि धर्म ग्रंथ बहुत बार जलाए गए, लेकिन श्रुतियों के बेस में, अनुश्रुतियों के बेस में हम उनको याद रख पाए और हम बारंबार उनकी कॉपियां बनाते रहे, क्योंकि वो हमारे परिवार में था। हम में वो बचपन में, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी रामायण पढ़कर सुना दो शाम को 1 घंटा। अब रामायण पढ़ेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन साथ में करेगी, और वो इंटरप्रिटेशन करेगी तो मैं बच्चा हूं, और वो इंटरप्रिटेशन कैसे करेगी? धार्मिक व्यवस्था, देश की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था के अनुरूप, क्योंकि इंटरप्रिटेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं। वो उस व्यवस्था के अनुरूप इंटरप्रिटेशन करेंगी जो एक छोटे से बालक में विराजमान हो जाएगा, वो भी धार्मिक हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने लगातार वंश से वंश आती चली गई, जो हमें मिली शायद हमारे आगे वाले बच्चों को मिलेगी, अगर हम दे पाए तो। लेकिन इस व्यवस्था को धार्मिक आधार पर एस्टैब्लिश किया गया, इसलिए आपकी हस्ती आज भी बची है, भले ही थोड़ी बची हो, लेकिन बची है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें रिलीजन कई बार चेंज हुआ, देखते देखते हुआ। आप 3000 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे, कभी सब बौद्ध हो गए, तो कभी सब भागवत हो गए, तो कभी सब वैष्णव हो गए, कभी यहां इस्लाम का शासन हुआ, कभी यहां क्रिश्चियनिटी का शासन हुआ, और देखते देखते इतने बार टोटल रिलीजन चेंज होने के बावजूद, टोटल पॉपुलेशन का रिलीजन चेंज होने के बावजूद, हम दोबारा रीइंबर्स होते चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो व्यवहार था ना, जो हमारे अंदर था, उस व्यवहार को हम कहां ले जाएं? बड़ा अच्छा सा इलस्ट्रेशन है व्यवहार का, कि पाकिस्तान जो आज का बना है वो है तो बेसिकली हिंदुस्तान। संस्कार कितने भी बिगड़ जाएं फिर भी हैं, और संविधान बनाएंगे इस्लामिक, तो वो संविधान बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर कितने भी बिगड़ जाएं फिर भी वो ब्लड है, वो ब्लड बार बार रिप्लाई मारेगा, कहेगा ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसलिए भारतवर्ष में अगर ट्रिपल तलाक को हम बैन करेंगे तो बहुत विरोध नहीं होगा। कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए, जिन्होंने ये मान लिया कि हमारा देश नहीं है, हम यहाँ के नहीं, हम यहाँ, हमारी संस्कृति नहीं है, यहाँ हमारा कोई सिस्टम नहीं, हमारा तो सिस्टम कहीं और से गवर्न होता है। उसके अलावा एक बड़ा वर्ग जो कहे जरूर कि मेरा रिलीजन ये चेंज हो गया, लेकिन आज भी वो धार्मिक है। इसलिए गलत को गलत कभी कभी कहने की उसकी हिम्मत हो जाती है, भले ही कट्टरपंथियों के दबाव में वो न बोले, लेकिन अकेले में कहीं बोलता है, कहता नहीं है तो ये गलत। और गलत और सही की परिभाषा कैसे पता लगेगी? गलत और सही की परिभाषा तो कोई आज तक बता ही नहीं पाया। सत्य क्या है? हम बार बार कहते आए सत्य एक है, प्रकार अलग अलग हैं, हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। तो सत्य ये एक है क्या? वो कौन सा सत्य था जो महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकले सत्य की खोज में, महावीर जैन घर छोड़कर निकले सत्य की खोज में? ये सत्य क्या है? मैं बड़ा प्रयास करता रहा सत्य को जानने की, क्योंकि जब आप सदाचार पर आएंगे ना और व्यवहार पर आएंगे, तो सत्य अहिंसा तब सदाचार होगा वैदिक अनुसार। अब ये सत्य सबसे पहले हो। सत्य को जब मैं बहुत ढूंढता रहा तो अपने को एक टेम्पररी डेफिनेशन मिली, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इसलिए कोई डेफिनेशन नहीं मिलती तो हम बना ही लेते हैं और कोर्ट को बता देते हैं, और कोर्ट अगर एग्री हो गया तो वो लिख भी देता है, कल से वही चालू। ये डेफिनेशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसी चलती रहती है कि हम एग्री कर लें, कोर्ट को बस बना देगा, और 13, 14, 15, कहीं 20, 25 बैठ गए तो जमाने तक चलेगी, फिर कोई काटने वाला नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन में जान पाया, अवेलेबल नॉलेज इज अ ट्रुथ। अवेलेबल नॉलेज,
आपके पास जो आपकी नॉलेज में है वही सत्य है, और जो आपकी नॉलेज में नहीं है वो आपकी नजर में असत्य है। अब अवेलेबल नॉलेज कैसी है? आप YouTube पर जाएंगे, डीके दुबे अगर डालेंगे तो इसी तरह के लेक्चर हमारे 15 साल पुराने भी हैं, और मैं खुद सुनता हूं तो कहता हूं देखो मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं क्या बोल गया। और आज मैं बोल रहा हूं तो मुझे लगता है कि आज जो मैं बोल रहा हूं वही सबसे सत्य है, और पता नहीं अगले साल मुझे कुछ नया मिल जाए। प्रोफेसर त्रिपाठी के पास बैठेंगे, सुबह कल हम बैठ गए, 5 मिनट में हमें कुछ नई बातें मिल गई, मैं सोचता रहा कि देखो पहले मैं कितना असत्य बोल रहा था, लेकिन उस समय वो सत्य था। तो सत्य जो है वो अवेलेबल नॉलेज है, जो हमको नॉलेज है, जितना हम जानते हैं ना वही सत्य है। और जो हम नहीं जानते या हम गलत जानते हैं उस पर हम कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस गलत जानकारी को फंडामेंटल राइट दे दीजिए ड्यूटी की बजाय। अगर आप ड्यूटी देते हो उसको, इस नॉलेज को, तो वो एक बार सरेंडर करता। कैसे सरेंडर करता है? जैसे आचार्य शंकर सरेंडर करते हैं और वो कहते हैं मैं बहस करूंगा और मुझसे जो जीत जाएगा मैं वहीं स्वीकार कर लूंगा, और ये बहस करते हुए पूरे हिंदुस्तान में मठों की स्थापना करते हैं। लेकिन जब वो मुंडन मिश्र की पत्नी से बहस करते हैं तो स्वीकार करते हैं। क्या है ये? एक विद्वान जब ये कहता है कि मुझे पता नहीं है कि क्या, जो मेरे पास अवेलेबल नॉलेज है उसके अनुसार मैं आपसे बहस करता हूं, लेकिन आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज से अगर मुझे सटीक लगी तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। ये क्या है? दैट इज एन ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी। मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन जब हम राइट ओरिएंटेड सोसाइटी बनाएंगे तो कहेंगे, यही आचार्य शंकर को आज अगर आप बहस करने के लिए छोड़ दें और फंडामेंटल राइट का प्रिंसिपल दे दें, तो कहेंगे मैं जो कह रहा हूं वही राइट है, ये मेरा राइट है मैं बोलूं, इट्स माय फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलना मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। नहीं समझ में आता 19(1) उठाकर देख लो। राइट टू प्रोटेस्ट इज माई फंडामेंटल राइट। नहीं समझ में आता तो आर्टिकल 19 देख लो, 19(1). सारे देश को समस्या होती हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है और वो मैं राइट का इस्तेमाल करूं, चाहे गलत पर कर रहा हूं चाहे सही पर कर रहा हूं, लेकिन मुझे प्रोटेस्ट करना मेरा फंडामेंटल राइट, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं सही क्या और गलत क्या। ये जब आप राइट्स ओरिएंटेड चीजें ले आएंगे तो नो डाउट भरतखंड में पाकिस्तान बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, ये बनते रहे। एक भारत, जो वेदों का भारत है हिंदू कुश से लेकर और हिंद महासागर तक, उसके अंदर बहुत सारे भारत बन गए। क्यों भारत बन गए? क्योंकि जब आप राइट ओरिएंटेड और अनदर फिलॉसफी, नॉट फिलॉसफी ऑफ दिस लैंड, इस जमीन की फिलॉसफी से भूलकर आप बाहर की फिलॉसफी अडॉप्ट करने लगे, तो दो ग्रुप बन गए जो आपस में लड़ते लड़ते टुकड़े मांगने लगे, और बाद में हमने बंटवारा कर लिया। और यही फिलॉसफी घर में ले आइए तो दो भाई जब बड़े हुए तो राइट राइट खेलने लगे, तो पटिशन हो गया। और अगर ये ड्यूटी ड्यूटी में होते तो ये कुटुंब होता, ये संसार से लड़ने की शक्ति रखता। लेकिन जब आप राइट हो गए तो फिर क्या है, फैमिली कोर्ट्स अपने को इतने खोलने पड़े कि हर एक महानगर में पहले एक खोला, फिर 2 खोले, फिर 3 खोले। अभी तो कुछ महानगरों में ये सिचुएशन आ गई 50% फैमिली कोर्ट। मालूम क्यों? क्योंकि पति का राइट और पत्नी का राइट। अब पति पत्नी जब राइट राइट खेलेंगे तो कितने दिन चल पाएंगे? लेकिन जब ड्यूटी ड्यूटी अगर आ जाए तो ये परिवार 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर चलेगा। इस फिलॉसफी के बेस पर ही आपके यहां कानून बनना था। आप जब स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के समय जो कानून थे उन कानूनों से डिपार्ट करते हुए आपको अपनी ओरिजिनल फिलॉसफी पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अगर आप अपनी ओरिजिनल फिलॉसफी जो राइट, जो ड्यूटी ओरिएंटेड है, जो धर्म ओरिएंटेड है, जो हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य बताती है, वे ऑफ लाइफ है, संसार की हर चीज की उपयोगिता को अपने से कनेक्ट करता है। वो राहु केतु इतने ऊपर पता नहीं कहां है, लेकिन हम यहां से मनाते हैं। अब वो क्या रह गया? विवाह संस्कार हमारे यहां होता है,
और विवाह संस्कार में काशी पढ़ने जाते हैं। सौभाग्य से आज हम काशी में हैं। काशी पढ़ने जाते हैं तो साहब काशी पढ़ाई क्या है, वो कितनी रह गई? अब इतनी रह गई, पंडित जी ने कहा विवाह होगा, लंगोट बांध लो, वो टांग लो और जरा एक चक्कर लगाया हो। अब एक गुरु उनको चाहिए फर्जी टाइप, क्योंकि वो तो चाहिए ही ना। तो कोई भी उन्हें जीजा फूफा कुछ मिल गए, उन्होंने कहा आओ 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 खा लियो ना, हाँ हम खा लिए। बोले इनको ज्ञान दे दो जरा। वो आए, कान में कुछ फूका और फूंक कर कहा हो गया ठीक? कहे हो गया ठीक। बोले जाओ भिक्षा मांग जाओ। तो उसने वो लंगोट टांगी, बांधी और एक टोकरी टांगी, डंडा लिया और जनेऊ पहना और ये जो 2-4-5 मोहल्ले में मांग लाया और बैठ गया। अब ये अगर शिक्षा दोगे, जो ओरिजिनल शिक्षा का महत्व है कि व्यक्ति विवाह के योग्य तभी होगा जब उसका उपनयन हो जाएगा। उपनयन तभी होगा जब उसको गुरु शिक्षा देगा और डिक्लेयर करेगा, दीक्षांत करेगा कि नहीं ये है पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसको आज हम जनेऊ धारण करवाते हैं। जनेऊ धारण करने का मतलब ये है कि ये एजुकेटेड डेजिग्नेटेड व्यक्ति है, इसका विवाह हो सकता है। ये संसार की संसारिकता को जानने लगा है, ये व्यवहार को जानने लगा है, ये जो वे ऑफ लाइफ है, कनेक्टिविटी विद ऑल अदर थिंग्स, ये उसको जानने लगा है। उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बन सकती है, नहीं बन सकती तो एटलीस्ट ये समर्पित है। समर्पित व्यक्ति राइट नहीं मांगेगा, जब राइट नहीं मांगेगा तो अब ये परिवार को अच्छे से चला सकता है। तो कहां डिस्प्यूट ऐसे परिवारों में, ऐसी फिलॉसफी में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में? कम बैक टू द ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस पर जब हम आते हैं तो हिंदी में हम उसको विधि शास्त्र कहते हैं। अब कमाल की बात यह है कि हमारे देश में जो शास्त्रीय लोग हैं उनसे अगर हम कभी कहना शुरू करते हैं भैया ये भी तो शास्त्र है, कहां लॉ, कहां वेदों में आप घुस गए, कहां लॉ को यहां कनेक्ट कर दिया। ज्यूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में विधि शास्त्र ही कहते हैं। यह शास्त्र है और इस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जब बैठते हैं और बैठकर काउंसिल बुलाते हैं कि अब देश कैसे चलेगा, जब नारद मुनि के सामने यह समस्या आती है कि अब लोग वेदों से विरत होने लगे हैं, अब वेदों की फिलॉसफी को कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, अब समाज चलेगा कैसे? इसके लिए एक काउंसिल बुलाई जाती है देश भर के ऋषि मुनियों की। उस काउंसिल में चर्चा होती है कि यह समस्या संसार देश में आने वाली है, इस समस्या का समाधान क्या है। तो तय होता है कि हमको भक्ति मार्ग पकड़ना चाहिए। हम ज्ञान मार्ग के साथ साथ भक्ति मार्ग को भी, जो नहीं वेदों को पढ़ना चाहता, जो वेद मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उस पर पूर्ण नहीं उतर सकता, वो कम से कम भक्ति मार्ग पर अगर उतर गया तो भी वो सेल्फ रेगुलेट हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य सारे शास्त्रार्थ का क्या है? हमने ये वेदा बनाकर ही क्यों रखे? सब कुछ तो प्रकृति करती है, खाने पीने को वो देती है, फिर हम ये वेद क्यों बनाकर रखे? हमें इनकी आवश्यकता क्या है? ये फिलॉसफी लोगों को पीएचडी की डिग्री देने के लिए हमने बना के रखी क्या कि भाई ये पढ़ेगा तो 4 शब्द जान जाएगा तो पीएचडी की डिग्री ले जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर कहलाएगा। तो फिर कैसे? एक्चुअली वे ऑफ लाइफ जब तक आपको नहीं है, इस कानून की जरूरत नहीं है, और वे ऑफ लाइफ ही कानून है। आज देख लीजिए ना, हमने विद्यालय खोल के रखे किस लिए? टू गेट द कॉमर्शियल डिग्री, हाउ टू अर्न। अगर हमने वेद पर भी फिलॉसफी रिसर्च करी तो हाउ टू अर्न में कहां चिपक जाऊंगा, कौन से कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता हूं, कौन से में असिस्टेंट एसोसिएट हो सकता हूं, कहां क्या कर सकता हूं, इसलिए हम रिसर्च भी करने उतरे। तो रिसर्च का भी उद्देश्य वे ऑफ लाइफ को समझना कम और कॉमर्शियल एजुकेशन ज्यादा था। हम कानून भी पढ़ने उतरे तो क्या सोचकर उतरे? कानून भी सोचकर उतरे तो हम ये सोच के उतरे, क्या मेरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है? मैं इतना जान सकता हूं कि दूसरों के झगड़े करवा लूं और करवाने के बाद निपटवा दूं। हम ये जानने के लिए उतरे। और इसमें अगर पति पत्नी दोनों कहीं कानून भी दो गए और उन्होंने शास्त्रार्थ विधि का नहीं किया, विधि के शास्त्रों को यह समझने की कोशिश नहीं करी कि यह बना कैसे, क्यों, क्या उद्देश्य है, और राइट खेलने लगेगा तो कितने दिन चलेगा? दोनों बढ़िया प्रैक्टिस चल सकती क्योंकि इंडिविजुअल रहेंगे तो दोनों की अच्छी प्रैक्टिस चलेगी। और अपना ही केस लड़के आए होंगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी खुद ही मिल सकता है, पड़ोस का केस भी नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप
वेदों पर रिसर्च करें तो उसको आज की सोसाइटी में जो व्यवहार चाहिए, जो हमें वे ऑफ लाइफ चाहिए, जो व्यक्तियों को रेगुलेट कर सके, जो सिस्टम को रेगुलेट कर सके, जो यहां की प्रणालियों को रेगुलेट कर सके, क्या वो हम वहां से उठा सकते हैं और सोसाइटी को वैसा बना सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की चिंता थी ये। डॉक्टर अंबेडकर का 4 नवंबर सन 1949 का स्टेटमेंट है, 25 नवंबर सन 1949 का स्टेटमेंट, जब संविधान बन गया और फाइनल स्पीच हो रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा आज से 3000 साल पहले अगर आप बौद्ध समय पर जाएंगे तो उस समय भी रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक भी था, उस समय गणतंत्र भी था और बड़े अच्छे से सोसाइटी चल रही थी बौद्ध समय पर। उन्होंने कहा उनसे पहले जाओगे तो महाजनपदों का समय अगर देखोगे तो वहां पर भी बड़ी अच्छी रेगुलेटेड सोसाइटी है। और भारत में राजा, डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि भारत में राजा जो बैठता था वो भी चुनकर बैठता था। ऐसी भारत में संघ राज्य की स्थापनाएं हुई हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो भारत में ये संविधान बन रहा। तो उन्होंने कहा हमने संविधान बना लिया है, ठीक है, हमने विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाया, हमने लंबा डिस्कशन किया, सारे पहलू देखें, लेकिन ये संविधान कितना प्रासंगिक होगा ये तो आने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी और सोसाइटी बताएगी। तो उन्होंने कहा अगर हम हेटेरोजेनियस सोसाइटी में जीने वाले लोग हैं तो फिर आप इस संविधान को बहुत दिन नहीं चला पाएंगे, इसलिए सोसाइटी को होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। अब सोसाइटी को होमोजीनियस कैसे बनाएंगे? होमोजीनियस के लिए एक विचार होना जरूरी, एक प्रकार की सोच होनी जरूरी, एक प्रकार की पद्धतियों में आना जरूरी। तो जब हम एक प्रकार की पद्धतियों में आना जरूरी है इस होमोजीनियस सोसाइटी के लिए, तो एक प्रकार की पद्धतियों में आए कैसे? अब यहां पर सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कह तो दिया कि भाई ये करना पड़ेगा, लेकिन इसका रेमेडी क्या है ये डॉक्टर साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, संविधान पर समर्पण करना पड़ेगा और सोसाइटी को समय समय पर एजुकेट करना पड़ेगा। इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। अब ये होमोजीनियस सोसाइटी कैसे बने? हम सदैव कहते हैं इतिहास दोहराता है, जब भी आपको कुछ जानना हो तो इतिहास में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता सॉल्यूशन। अब इतिहास तो भारत का ऐसा है कि संसार में सबसे ज्यादा भाषाएं भारत में हैं, सबसे ज्यादा सैक्ट भारत में है, जलवायुएं सबसे ज्यादा भारत में है, मिट्टियां भारत में अलग अलग प्रकार की, संसार में जितनी प्रकार की मिट्टियां हैं सब भारत में पाई जाती हैं। कोस्टल एरिया भारत में है, डेजर्टेड एरिया भारत में है, प्लेट्यू भारत में है, माउंटेनियस एरिया भारत में है, हिल स्टेशन भारत में है, ब्लैक मिट्टी का एरिया भारत में सब प्रकार की जलवायुएं हैं और भाषाएं अलग अलग हैं। उन भाषाओं में भी अपने अपने प्रकार के जो रेगुलेशन हैं वो अलग अलग हैं। एक स्कूल पर केवल जाएंगे, हम कहते हैं कि मिताक्षरा और दायभाग चलता है, तो मिताक्षरा पर जाओगे तो मिताक्षरा के 5 स्कूल हैं। इसलिए मिथिला स्कूल का व्यक्ति अगर पंजाब स्कूल के साथ इक्वलिटी करना चाहता है तो नहीं हो सकता। तो लोग कहने लगते हैं साहब यहां पर तो ये मच्छी खाते हैं बंगाल में, और यहां पर आप कह रहे हो कि लहसुन भी नहीं खाना, ये सब गड़बड़ है। तो मिताक्षरा स्कूल में ही 5 स्कूल बना दिए, मद्रास स्कूल अलग बना दिया, हमने बीच में मिथिला अलग बना दिया, पंजाब अलग बना दिया, वेस्टर्न अलग बना दिया, हमने 5 स्कूल बनाए। और उस ग्रेट प्रिंसिपल के अंदर, याज्ञवल्क्य की ग्रेट फिलॉसफी के अंदर इन 5 स्कूलों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस प्रैक्टिकली एक्सेप्शन दे दिया कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज रूल्स एंड यू मे फॉलो दिस योर ओन फिलॉसफी, बट बेसिकली हैव टू फॉलो द मिताक्षरा। बेसिकली मिताक्षरा हम फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कि पंजाबी 4 फेरे लगाकर शादी करते हो सकता है वो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर फेरे लगाकर शादी करते हो, और कोई शादी करता हो अग्नि के संस्कार करके। कुछ लोगों के यहां तो अग्नि संस्कार भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा साहब हमारे पूर्वजों में कभी अग्नि संस्कार हो रहा था, हार्ट अटैक हो गया तो दूल्हा मर गया था, उस दिन से ये काम खत्म हो गया। क्या करते हैं फिर? बोले ऐसे ही हम घूम लेते हैं। एक्सेप्टेड है। इसलिए हिंदू लोग को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने कहा है दोनों में से किसी एक का भी संस्कार अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी विवाह वैदिक माना जाएगा, सही माना जाएगा।
ये हमने भारत में डेवलप किया। अब भारतवर्ष में इतने प्रकार के रिलीजन भारत में कितने चलते हैं? कुछ 33 लाख बताते हैं, कुछ 33 करोड़ बताते हैं। क्योंकि मेरा अपना एक देवता, मैं उसको जानता हूं, बाकी ये जो 32 करोड़ और 99,99,099 और अंत तक बचे हैं, वो मैं जानता नहीं हूं सबको, 2-4 और जानता हूं। लेकिन मेरे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारे परिवार में 4 लोगों की पूजा पद्धतियों के आधार पर हमारा उनका कन्फ्लिक्ट नहीं है। 2 मंदिरों के मठों में कन्फ्लिक्ट नहीं है ऐसा विशेष। उनके बीच में शास्त्रार्थ होता है, सही क्या, हम उसको अनुमति देते हैं, लेकिन हम उस पर कन्फ्लिक्ट नहीं रखते। मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होता। फाइनली हम अडॉप्ट कर लेंगे अगर स्वीकार होने लायक है तो। फिर हमारे पूर्वजों ने यह कैसे यूनाइट किया होगा भारत? कभी ध्यान दीजिएगा, संसार के हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय या कंट्री की अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के अनुरूप वहां कानून बनते हैं। जैसे अमेरिका चले जाएंगे, यूएस, तो इकोनॉमिक आधार पर बनाते हैं। आपको वीजा, कमाऊ पूत हो वीजा देंगे, नहीं कमाऊ हो तो नहीं देंगे। उनका सीधा सिंपल फार्मूला, जो कमाकर हम यूएस को देगा, जो यूएस के लिए उपयोगी है वो हमारे यहां स्वागत योग्य है, जो उपयोगी नहीं केवल खाने पीने आया है वो हमारे यहां नहीं आएगा। यूरोप पॉलिटिकली यूनाइट होता है, पॉलिटिक्स उसके बेस पर है, विश्व पर शासन करना है। इसलिए यूरोप का हर एक कंट्री जहां कहीं भी जाएगा वहां पर किस प्रकार से वो कंट्रोल कर सकता है उस कंट्री को, भले ही बिजनेस करने जाए लेकिन उसके दिमाग में ये रहता है कि हिंदुस्तान पर शासन कैसे करेंगे, इसी बिजनेस के माध्यम से। पूरा यूरोप ऐसे चलता है। खाड़ी, पूरा खाड़ी यूनाइट हो जाता है, इजराइल के खिलाफ पूरा खाड़ी यूनाइट हो जाता है। किस बात पर? रिलीजन इज द बेस। वो रिलीजन को बेस मानकर चलते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कौन सी खास बात है? ना भाषाएं हमारी एक, ना संस्कृतियां हमारी अलग अलग हैं, सब थोड़ा बहुत वेरिएशन है। जलवायुएं हमारी अलग अलग हैं, एरियाज हमारे अलग अलग हैं, रीजनलिज्म हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ आजकल नया कॉन्सेप्ट कास्ट का आ गया है पिछले 1000 वर्ष से, तो कास्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज हिंदुस्तान को एक कर लेते हैं। फिर भी वेदों से जो बाउंड्री शुरू हुई है वो बाउंड्री हिंदू कुश से लेकर हिंद महासागर तक चलती है। और मैं आपको बताऊं, एक इलस्ट्रेशन हमको मिला महाभारत में। जरासंध से भगवान का युद्ध हुआ। जरासंध ने क्या किया कि अब की बार उसने हिंदू कुश के उधर, ये जो हिमालय है उसके उधर की सेनाओं को बुला लिया, और इधर की कश्मीर के शासक भी था। उसने एक संघ बनाया और भगवान से युद्ध किया। कई बार युद्ध पहले ही हो चुका था। बॉर्डर के, यानी कि ये जो हिमालय है, हिमालय के उस पार की सेना के जितने लोग थे एक भी जीवित नहीं गया। तो भगवान से प्रश्न किया लोगों ने कि जरासंध को बार बार छोड़ देते हो, यही सब मूल जड़ है, इसको खत्म करो तो काम खत्म हो जाए। और उसको, उन सेना को मार दिया, एक भी व्यक्ति जाने नहीं दिया। और कश्मीर के शासक को मारकर भगवान कश्मीर गए, उसकी पत्नी का रजअभिषेक करके आए और कहा नहीं इनका अधिकार है, मेरा नहीं, वो तो उनके साथ था इसलिए मर गया युद्ध करते समय। और देश में बाकी लोग जरासंध के हारने भागने के बाद जो बचे वो आप छोड़ देते हो, चले जाएं। तो उन्होंने कहा देखिए, वो जो शासक जिसके परिवार को, जिसके एक एक व्यक्ति को हमने आज्ञा दी मार दो, वो परतंत्री है, विदेशी है। और विदेश महाभारत कहां बता रहा है? वो कह रहा है ये जो हिमालय है, हिमालय के उधर विदेश है। और हम बार बार, कई बार भारत के भिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़े हो गए, 300 वर्ष तक ट्राई पार्टी युद्ध चला, और उसके बावजूद भारत की बाउंड्री वहीं घूम फिर कर आ जाती है। क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इससे सब कॉन्टिनेंट की अपनी फिलॉसफी। तो अब इतनी सारी विविधता होने के बावजूद हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे जिन्होंने इसको एक बना दिया? हमारे पूर्वज ने प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए, और वो वेदास के फॉर्म में हमने प्रिंसिपल्स लोगों को पढ़ाए। एक एक व्यक्ति पर काम किया गया होगा, देश के एक एक नागरिक पर, एक एक बच्चे पर काम किया गया होगा, और उनको इतना कन्विंस किया गया होगा कि आप वेदों से विरत ना हो, इस पर ही रहिए। इनके इंटरप्रिटेशन बार बार करने पड़ते हैं, तो हम उनमें से एक्सट्रैक्ट निकालकर और उपनिषद रखेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर गीता रखेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी तो हम स्मृतियां लिखेंगे, उनके आगे अगर जरूरत पड़ी तो पुराण भी लिखेंगे, महाग्रंथ भी लिखेंगे, बड़े इलस्ट्रेशन भी लिखेंगे।
इसलिए पुराणों को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां से शुरू करता है कि फला ऋषि ने फला ऋषि से ये पूछा तो उनके सामने ये समस्या थी, जो आप मुझसे पूछ रहे हो ये समस्या फला ऋषि के सामने आई थी, उन्होंने इसका ये सोल्यूशन निकला था। भगवान के प्रकरण को वो कई प्रकरणों को इकट्ठा करके बताते हैं, कहते हैं इसलिए इसका ये सोल्यूशन है। आज आप केस लॉस नहीं पढ़ते क्या? दिस वाज द केस लॉस। तो हमारे पूर्वजों ने घर घर में काम किया होगा इस संस्कृति को, इन जो वे ऑफ लाइफ है, इस वे ऑफ लाइफ को एक एक को सिखाने के लिए कितनी पुरजोर मेहनत की होगी, तब हम उस होमोजीनियस सोसाइटी की तरफ बढ़ पाए जो डॉक्टर अंबेडकर 1949 में कहते हैं कि हम तब तक हिंदुस्तान को स्ट्रांग नहीं कर सकते जब तक हम होमोजीनियस सोसाइटी नहीं बनाएंगे। इसलिए संविधान भारत में कई बार बनते रहे और कई संविधान रहे, यह व्यवस्था पहले भी आती रही, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, गणतंत्री व्यवस्था पहले भी आती रही, लेकिन यह बहुत दिनों तक इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आप हिट्रोजीनियस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, आपको होमोजीनियस सोसाइटी की तरफ जाना पड़ेगा। अब आज होमोजीनियस सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ये इस तरह की कार्यशालाएं। ये कार्यशालाएं होंगी जब बात उल्टी पुल्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उल्टी पुल्टी बात होगी तो कुछ सीधी भी निकलेगी। हमें वे मिलेगा कि हम उस सोसाइटी को कैसे रीस्टैब्लिश करें, और इंटरप्रिटेशन करने की हम आदत भूल चुके हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसी स्टेटमेंट में कहा कि चूंकि अब हमारा स्वतंत्र शासन हो चुका है, हम अपनी शासन व्यवस्था बना चुके हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई विदेशी हम पर शासन नहीं करता, इसलिए सत्याग्रह भी भारत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यह 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो वी हैविंग एन इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम जाएंगे। हमारे पास हमने कोर्ट्स बनाकर रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाकर रखा, सारे सिस्टम है हमारे पास। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसके रिड्रेसल की व्यवस्था हमने दी है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम क्या करना शुरू करें? डॉक्टर अंबेडकर का कोई स्टेटमेंट आ गया, कहीं उन्होंने दिया, आधा अधूरा पढ़ा और कहा डॉक्टर साहब तो ऐसे कहते थे। डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट को पढ़ने का फर्स्ट हैंड सोर्स हमने नहीं ढूंढा, हमने सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फिफ्थ हैंड, और आज जो भी लिखते जा रहे हैं उनको पढ़ा, और उनको पढ़ते हुए हम इंटरप्रिटेशन करने लगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में डॉक्टर साहब के एक एक आर्टिकल पर, एक एक सब आर्टिकल पर स्टेटमेंट है, बहस है पूरी। कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे, अगर आपको 10,000 पेज मिलते हैं तो उसमें 2,000 से 3,000 पेज सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के, हर बात पर बात करी उन्होंने। इसलिए वो जब कहते हैं कि नहीं हमें होमोजेनियस सोसाइटी बनानी है, हमें ये जो कन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी है इससे बाहर आना है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत में चल पाएगा। अगर इस सोसाइटी में हम रहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत महत्व नहीं, जैसे पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन सब गड़बड़ हो चुका है। होमोजेनियस सोसाइटी बनाने के लिए आपको भारत की एंशिएंट पद्धतियों से निकालकर आज की विधियों में धीरे धीरे करके एक एक स्टेप सही, लेकिन एक स्टेप चलनी पड़ेगी। जब तक वो स्टेपिंग नहीं करेंगे तो सोसाइटी बिगड़ रही है, राइट ओरिएंटेड हो रही है, लगातार होती चली जाएगी और इतना विवाद खड़ा कर देगी एक समय कि आप हिंदुस्तान के अंदर पहले ही कई देश बना चुके हैं। अब भारत में और अगर कुछ ऐसा हुआ तो वही हमारे साथ हो सकता है जो खाड़ी में हो गया। भूल गए लोग 1500 साल पहले क्या था, जो यूएस में हो चुका। पता नहीं है उनके पास कौन सा रिलीजन था, यूरोप में कौन सा रिलीजन था उनको पता नहीं है। वैसा भारत के साथ ना हो, इसके लिए जो बीएचयू ने ये इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की रिसर्चें करवाने का जो बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है ये देश को दिशा दिखाएगा और संसार में भारत को विश्व गुरु की तरफ स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही समय पहले ही मेरे पास कम था, मैं एनक्रोचमेंट कर चुका हूं और पर्ची आए भी देर हो गई। कोई दूसरा विषय इससे संबंधित कभी हम लोग करेंगे तो उन विषयों पर चर्चा भी करेंगे जिन विषयों पर मैं नहीं बोल पाया। आपने हमें बुलाया और आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।